हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, एएलपी सीबीटी 2 और जेईई सीबीटी 2 का जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो 19 और 20 मार्च 2025 को दिया गया है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको रीजंस भी बताए हैं कि क्यों डेट बढ़नी चाहिए और मैक्सिमम चांस है कि आपका ये जो डेट है वो एक्सटेंड हो। पहले भी होते हुए आया है, तो इस बार भी होने का मैक्सिमम चांस है। बस आपको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन डालना है, वो लोग रेलवे है जरूर कंसीडर करेगा। चलिए एक केस मान लेते हैं कि अगर इन केस आपका जो एग्जाम है, एग्जाम डेट जो दे रखा है वो एक्सटेंड नहीं होता है, 19 और 20 मार्च 2025 को ही सीबीटी 2 का एग्जाम होता है, तो आप लोग की अब पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम मैंने भी पास किया है, कुछ दिन जॉब किया, और उस समय जो मेरे सारे दोस्त थे वो भी कैसे पढ़े उन सबसे बात करके, क्योंकि मेरा पहले से इंटरेस्ट रहा है कि आप कैसे पढ़े हैं। कोई देखिए अच्छे स्कूल से पढ़ के आता है, कोई सरकारी स्कूल से पढ़ के आता है, तो लोगों को क्या स्ट्रेटजी रहता है, उन लोगों का क्या क्या स्ट्रेटजी रहा है जिससे कि वो लोग सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आसानी से क्वालिफाई करके, साइको क्वालिफाई करके और फाइनली जॉब कर रहे हैं। तो मैं कुछ भी बताऊंगा, इधर उधर ज्यादा हवाबाजी नहीं करूंगा। जो फैक्ट है, जैसे आप पढ़ के अच्छे मार्क ला सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, उन्हीं सब का हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए, आज हम बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 का, और इसके बाद एक बार देख लेंगे जेई सीबीटी 2 का कि कैसे आप लोग पढ़ें, उसको भी हम देख लेंगे। मैंने हर वीडियो में, अपने हर प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताते हुए आया हूं कि आप रिजल्ट का वेट मत करिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा टाइम नहीं मिलेगा। देखिए वही हो गया। हालांकि अभी भी चांस है कि एग्जाम का डेट बढ़े, लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो आप क्या करेंगे? रिजल्ट का वेट करते ही रह गए आप लोग। ठीक है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं। अभी भी आपके पास, अगर एक दो दिन इधर उधर का छोड़ दें, अभी भी आपके पास 26, 27, 28 दिन है। अभी भी आप अच्छे से आप अपना तैयारी जो है कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला चीज, तो आपको डरने का जरूरत एकदम नहीं है, घबराने का जरूरत एकदम नहीं है। आपको पहले अपने ऊपर खुद विश्वास होना चाहिए। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मुझसे निकल जाएगा, मैं निकाल लूंगा एग्जाम। ठीक है, जब इतना आप में जिस दिन विश्वास आ गया, तो आप कोई भी एग्जाम हो वो आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। अगर विश्वास ही नहीं रहेगा, डर डर के पढ़ेंगे, तो आप चाहे 1 महीने का समय मिले, चाहे 6 महीने का समय मिले, आपके अंदर वही डर बैठा रहेगा कि मुझसे नहीं होगा। तो पहले आप अपने में विश्वास रखिए। हो या ना हो अलग मैटर है, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हो जाएगा मेरा। ठीक है, एक बार एएलपी सीबीटी 2 का पैटर्न देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, दो पार्ट में होने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में समय मिलेगा आपको 90 मिनट। ठीक है, मैथ आएगा 25 नंबर, रीजनिंग आएगा 25 नंबर, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आएगा 50 नंबर। यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स नहीं आएगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पिछली बार 2018-19 में जब एएलपी का एग्जाम हुआ था, तो उधर सीबीटी 2 में भी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 नंबर का आया हुआ था। तो जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग था उस समय 40 नंबर का आ रहा था। तो देखिए अभी ये जो 10 नंबर है वो कहाँ जुड़ेगा? हो सकता है ये 30 नंबर आ जाए, ये 30 नंबर आ जाए, यानी +5 यहाँ पर हो जाए, +5 यहाँ पर हो जाए, और ये 40 नंबर का रहे। या फिर ये हो सकता है कि ये 10 नंबर यहाँ पर जुड़े। तो अभी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया है। पिछली बार भी सीबीटी 2 जैसे ही रिजल्ट आया था सीबीटी 1 का, उसी समय लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिए थे। इस बार भी देंगे, आप वेट करिए किस सेक्शन से कितना मार्क आएगा। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो मैथ से 25, रीजनिंग से 25 और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 50, टोटल ये मान लीजिए 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट बी का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? आपका टेक्निकल, जो आप ट्रेड ले रखे हैं, मैकेनिक, डीजल, आरएसी, रेफ्रिजरेशन, हीट एंड इंजन, जो भी कुछ भी लिए रखे हैं वो है। टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आपको समय मिलेगा 60 नंबर का। देखिए, निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत रहता है कि इसमें शायद निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि पार्ट बी आपका टोटली क्वालिफाइंग नेचर है। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जो है निगेटिव मार्किंग दोनों में है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें भी है, निगेटिव मार्किंग इसमें भी है। बस एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, और ये आपका आगे के स्टेज के लिए कंसीडर किया जाएगा, पार्ट ए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो पैटर्न हो गया सीबीटी 2 के स्टेज, एएलपी सीबीटी 2 का। अब एक बार देख लेते हैं कि कैसे, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए जिससे आप अच्छा से स्कोर कर सके। देखिए, मैं मानता हूं कि पहले एएलपी का पेपर हुआ, सीबीटी का हुआ, आरपीएफ का हुआ और जेई का हुआ। ठीक है, और मैक्सिमम लोग जो है 3 एग्जाम तो दिए ही दिए होंगे। मैक्सिमम बंदे जो है 3 एग्जाम दिए ही दिए होंगे, और साथ में एक आध स्टेट टू स्टेट का भी दिए होंगे। तो उनका ये जो पोर्शन है मैथ और रीजनिंग, और इसका भी कुछ पोर्शन आपका जो है वो ऑलरेडी कवर है। बच गया टेक्निकल एबिलिटी। तो ये आप लोग
बीटेक डिप्लोमा करके आए हैं, ITI किए हुए हैं, तो ये भी आपको पढ़ा ही हुआ होगा, बस आपको रिवाइज करने का जरूरत है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है इससे, एक मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत ही इजी रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, इसमें आपको ध्यान देना है। हालांकि इससे भी न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, फोर्स इक्वल टू ma, m का वैल्यू दिया रहेगा, एक्सेलरेशन का आपसे फोर्स पूछ लेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाफ mv², ठीक है। आपका मास दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा। ऐसे ही जो आपका स्टैटिक एनर्जी mgh होता है, इस पे पूछ लेता है, तो फार्मूले पे ही आएगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो फार्मूले हैं, ठीक है, वो आपको बाई हार्ट याद होने चाहिए, क्योंकि फार्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इससे न्यूमेरिकल्स पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको कैसे क्या पढ़ना है, सिर्फ मैं आपको एक बात ये कह रहा हूँ कि आप जहां से भी पढ़े हैं, ठीक है, किसी भी टीचर का किसी भी कोर्स लेके या घर से जैसे भी आप लोग पढ़े हैं, उसी को पढ़िए, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपको कि आपकी क्या स्ट्रेटजी 25 टू 27 डेज की होनी चाहिए। आपके पास 25 टू 27 डेज है, इसमें आपको कैसे पढ़ना है। तो देखिए, सुबह उठिए आराम से, मॉर्निंग में उठिए, एक मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। एक मॉक टेस्ट दीजिए, कितने मिनट का होगा, टोटल 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। 1.5 आवर्स का आपका मॉक टेस्ट होगा। आप लोग जरूर एक मॉक टेस्ट ले लीजिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या जहां से भी टेक्स्ट बुक जो भी आपको मिलता है, आप मॉक टेस्ट जरूर ले लीजिए, इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं रिवाइज ही रिवाइज करता रहूंगा, तो आप मैथ में क्या रिवाइज करेंगे, फार्मूला रिवाइज करेंगे, या जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे लगता है, उसका स्टेप्स देखेंगे ऐसे ऐसे लगता है, आप क्या रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने को कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट जो ए वाला पोर्शन है, इसका आपको डायरेक्ट मॉक टेस्ट ही देना है, ठीक है। 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट है, 90 मिनट इधर और पार्ट भी, तो 1.5 घंटे का आप मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए कितना आपका स्कोर हो रहा है। स्कोर चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, कम आए ज्यादा आए, आपको हताश नहीं होना है, आपको विश्वास के साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। इसके बाद जो इसमें आपसे गलतियां हो जाती हैं, जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, उसको क्या करेंगे, आप भरपूर तरीके से एनालिसिस करेंगे। 1 घंटे हो, 2 घंटे हो, चाहे जितने घंटे लगे, आपको पूरा पेपर एनालिसिस करना है कि मुझसे कहाँ गलती हुआ है। पहले जब तक आप अपने गलतियों को सुधारेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। आपका क्या, किसी का भी कुछ नहीं होगा। यही जो गलती आप यहाँ कर रहे हैं, वही अगले मॉक टेस्ट में करेंगे और वही एग्जाम में भी कर देंगे। इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मैथ से ही आपका अगर परसेंटेज से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, तो एक बार आप परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप अपना नोट्स उठाइए, परसेंटेज वाला चैप्टर खोलिए और उसमें देखिए आपसे कहाँ गलती हुई और पूरे परसेंटेज को रिवाइज करिए, ठीक है। यही तरीका है, ये नहीं कि आप पहले पूरा मैथ ही रिवाइज करने बैठ गए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI PI ये सब आप रिवाइज कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। यहाँ से जो गलत हो रहा है उसे यहाँ रिवाइज करिए, यहाँ से जो गलत हो रहा है उसे यहाँ पढ़िए, इससे आपका पूरा ए भी रिवाइज हो जाएगा और पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। वैसे ही सेम काम आपको पार्ट बी में भी करना है। आपका जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, और उस चैप्टर का, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ लेने हैं। तो मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। अगर आप मेरी बात माने, अगर आप मेरा कहना मानेंगे, जैसे कि मेरे दोस्तों ने किया है और मैंने भी कर रखा था ऐसे ही, कि आप डेली 2 मॉक टेस्ट दीजिए, डेली 2 मॉक टेस्ट दीजिए। 1 महीना आप लोगों के पास है, अगर एग्जाम डेट नहीं बढ़ता है तो 1 ही महीना में आपका भविष्य निर्धारित होने वाला है, जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, ज्यादा इससे कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए, 1.5 घंटा आप सुबह एक मॉक टेस्ट दीजिए और 1.5 आवर्स एक आप शाम को टेस्ट दीजिए। टेस्ट में आपका टोटल कितना जाएगा, 3 आवर्स जाएगा। टेस्ट मॉक टेस्ट में टोटल 3 आवर्स जाएगा। और एक मिनिमम जो है, अगर आप घर पे हैं सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन द लास्ट में आपको जो है कम से कम तो 8 से 10 घंटे पढ़ना ही चाहिए। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, इतना बहुत है, 16-17 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो अगर 3 घंटे इधर चले जाते हैं, तब भी आपके पास 5 से 7 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा बचेंगे। इस 8-10 घंटे में से अगर 3 घंटे इधर गए, तो 5 से 7 घंटे इधर बचेंगे। अब इसमें देखो, आपको कैटेगराइज कर लेना है, आपको अपना फील्ड मालूम है, कहाँ आप कमजोर हैं, कहाँ आप तेज हैं। मेरे हिसाब से आप 2 घंटा दीजिए, कहाँ पर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में,
क्योंकि ये एक तरीके से नया होगा आप लोगों के लिए, कुछ पोर्शंस पढ़े होंगे कुछ नहीं। तो 2 घंटा आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को दीजिए और 2 ही घंटा आप किसको दीजिए, यहाँ पर दीजिए। ये जो आपका पार्ट बी है 2 घंटे यहाँ पर दीजिए। अगर हम इसमें से 4 घंटे निकाल भी दें तो भी हमारे पास कितना बच रहा है, 3 घंटे। अब देखिए इस 3 घंटे को आप इसको रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिए। बाकी आप जो यहाँ से मॉक टेस्ट दे के छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं, छोटे छोटे नोट्स बना रखे होंगे या तो आप पॉइंट्स लिख रखे होंगे, उसको आप रिवाइज करिए। मेरे हिसाब से यही सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसा ही मैंने किया था, ऐसे ही मेरे साथ वाले जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी किए थे। एक कोई ज्यादा मैं ऐसा तेरह तूफान नहीं बता रहा हूँ आपको, कोई पहाड़ तोड़ने का टेक्निक नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको इन बचे हुए 25 से 26 दिन में CBT2 अगर हो गया और उसको आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक है, आप 2 जरूर मॉक टेस्ट दीजिए, 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट है। इससे आप एग्जाम में उबेंगे भी नहीं, जब फाइनल एग्जाम होगा तो वहां बैठने से थकेंगे भी नहीं। और आप जब एग्जाम दे के जो भी आपसे गलतियां होगा, जब उसको आप एनालिसिस करोगे और आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो मॉक टेस्ट नंबर 1 में गलती हुआ है, अगर वही सेम क्वेश्चन मॉक टेस्ट 2 में आता है तो वो मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में आपका टॉपिक वाइज टॉपिक ये सब भी रिवीजन होता जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका जो भी सजेशन हो वो भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, इतना ही बताना था आपको। ध्यान रखिए, बाय बाय।